अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। नॉर्मली मैं ऐसी बातें अनाउंस नहीं करता, लेकिन आज मैं एक बड़े ख़ास आदमी का मैंने एक जिक्र करना है। हम अल्लाह के बड़े नेक लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जिनकी वजह से मैं समझता हूँ उनकी दुआओं की वजह से पाकिस्तान को अल्लाह जो है ना वो शरपसंद अनासर से बचा के रखता है। आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ हैं, मोहसिन बेग साहब भी हैं, और मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शाहिद लतीफ़ साहब, एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। लेकिन भट्टी साहब से मैंने एक ख़ास बात करनी है। भट्टी साहब को पता होगा, भट्टी साहब एक साहब थे जिनका आप कई साल से मुझे कहते रहते थे कि अल्लाह वाले हैं, आप उनको ज़रूर मिलें, ज़रूर मिलें। फिर मैं एक दिन जाके मिला, फिर एक और दिन मैं मिला, मुलाकात हुई, फिर उनसे काफ़ी मेरी बातें हुई, गुफ्त शनीद हुई, और ये तकरीबन 3 महीने पहले की बात है अगर आप याद करें तो। और उन्होंने मुझे कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उसमें। और आज मुझे समझ आता है कि ज़्यादा नुकसान जो है वो माली तो होता ही होता है, लेकिन एक इंटरनेशनल बरादरी के आगे जो उसकी साख उड़ के रह गई, वो मुझे अब जो शाह साहब ने एक बात कही थी वो मुझे समझ आ रही है कि वो बिल्कुल सही होके जा रहा है पूरे का पूरा। दूसरी बात यह है कि आज जिस तरह से मुफ्ती तकी उस्मानी पे कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने उनको बाल बाल बचाया, और अल्लाह ताला ना सिर्फ उनको बल्कि हमारे तमाम अकाबरीन दीन को, आलिम दीन को, उलमाए दीन को और उनके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। और जो है वो हम उनकी सलामती जो है वो हम लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी और अहम है। 23 मार्च से एक दिन पहले इस तरह का हमला होना और बॉर्डर्स के ऊपर दोबारा तनाव का बढ़ जाना, भट्टी साहब क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान अभी भी गर्म है, कुछ करना चाह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुबशर साहब आपने जिन शख्सियत का फरमाया नहायत काबिल एहतराम मोहतरम सरफराज शाह साहब का गालबन आप जिक्र जी कर हाँ। रहे हैं, उन्होंने ये बात पिछले साल 2018 में कही थी जनवरी में कि अगले साल इन दिनों में इस किस्म के हालात होंगे, और बहुत सारी बातें कहीं। वो साहिब इल्म है, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग होंगे जिनका अल्लाह के साथ रूहानी तल्लुक़ है, उनमें से एक उनका नाम है। दूसरी बात आपने कहे जो कराची में हुआ है, देखिए हम आज भी हालत जंग में हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी फ़ौज तो अलर्ट है, लेकिन हमारे सियासतदान नहीं सीख रहे। सियासतदान हालात की मुनासबत से फ़ैसले नहीं कर रहे। वो मुल्क हमने 17 सालों से हालत जंग में, और जो भारत को साथ जिस तरह की शिकस्त हुई और उसके बाद अब ये कातलाना हमले शुरू हो गए। कहा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि राह ने कुछ ट्रेन लोग पाकिस्तान में भेजे हैं, खुदा ना खासा 23 मार्च या इस हफ्ते मार्च के महीने में कोई बड़ी दहशत गर्दी करने की वो कोशिश करेंगे। अब देखें, अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस कौम को महफूज रखे। मोहसिन बेग साहब, मेरे प्रोग्राम में परसों शेख रशीद अहमद कोई छोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े पाई के सियासतदान हैं, और अपनी जमात के वो सरबराह भी हैं, और बड़ा अहम रोल है उनका इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने जो कहा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को 8 लोग दिए हुए, और उन्होंने नाम लेके बताया था, और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चल नहीं रही है, और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में बहुत ही गन पड़े हुए हैं। समझ नहीं आ रही कि किसको दी जाए ये वजारत। हो ये रहा है कि मैं समझता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है ना सिर्फ फेल होगी, पीटीवी वगैरह को छोड़ दें मसाइल को, लेकिन ऐसे मौके पे दुआ दें DGISPR को, जनरल आसिफ गफूर को, कि जिन्होंने कौम को कॉन्फिडेंस में लेके हमें एक्चुअल सिचुएशन बता दी थी। वरना हमें मौक़िफ़ तो यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तो पता ही नहीं चलने दे रही कि हमारे बॉर्डर पे क्या तनाव है और कितनी यानी क्या आलम है इस वक्त, और हम किस तरह से प्रिपेयर करें अपने आप को। मुबशर साहब, पहले तो जिन शख्सियत का आपने और भट्टी साहब ने जिक्र किया, मैं भी 1 माह पहले उनसे मिला था, सरफराज शाह अच्छा। साहब से। मोस्टली मैं, आपको मेरी राय का पता है, मैं मिलता नहीं हूँ, लेकिन मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर असलम साहब, उनके घर पे मिला, और रियली जितनी बातें अब भट्टी साहब ने इस्लामाबाद उनके आए हुए बारे थे, में मुझे की, पता है मेरी जो कुछ मुलाकात आपने नहीं हो कहा। सकी थी वहाँ पे। जी, इस्लामाबाद है। हाँ। तो मैं वाकई वो एक काबिल कदर आदमी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। उनकी जो बातें हैं बड़ी मैनी खेज़ और बड़ी मतलब उनका बड़ा दूर रस आप निकाल सकते हैं। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में इस वक्त तकरीबन 8 लोग, जिसमें से 2 या 3 एडवाइज़र और 1-2 जो हैं अनऑफिशियल एडवाइज़र भी हैं। और असिस्टेंट भी हैं। मकसद ये है कि ये मिनिस्ट्री
हाँ जी, मिनिस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका काम है गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन करना, लोगों को रियल टाइम में इंफॉर्मेशन देना और करंट सूरत हाल जो है गवर्नमेंट की और इस मुल्क की जो उसको बताना, और जो आने वाले गवर्नमेंट के मंसूबे हैं या प्लानिंग है या जो गवर्नमेंट करना चाह रही है उसके बारे में इन्फॉर्म रखना लोगों को। लेकिन ये कुछ नातजर्बाकार और कुछ लोग अपने मफाद के लिए इस मिनिस्ट्री और इस ओहदों पे घुस आए, जिनका ना तो एक्सपीरियंस है मीडिया हैंडलिंग का। ये कोई काम नहीं है कि आप पाकिस्तान पूरे से एडिटर्स को बुला लें और उसको प्राइम मिनिस्टर के सामने बिठा दें, एडिटरों को, ब्यूरो चीफ्स को। ये तो कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि आपने पब्लिक ओपिनियन को किस तरीके से टिल्ट करना है और इंफॉर्मेशन किस। आप देखिए अभी जो क्राइसिस इंडिया पाकिस्तान का हुआ, ISPR ने ही लोगों को इन्फॉर्म रखा, ब्रीफिंग दी, और जो ब्रीफिंग दी उसको लोगों ने पूरा दिन फॉलो किया। इंडिया में क्योंकि ये लैग कर रहा था तो उनके लोग तो क्वेश्चन आंसर कर ही नहीं रहे थे, और उस वजह से पूरा मीडिया उनका मिसगाइड हुआ, उनको इंटरनेशनली खिफत उठानी पड़ी। और हमारा मीडिया क्योंकि गाइडलाइन ISPR ब्रीफिंग दे रहा था तो एक बड़े ही तहम्मुल से उन्होंने उस गाइडलाइन को फॉलो किया, ना दाएंगे ना बाएंगे, उसको फोकस किया। मकसद ये है कि उस वक्त जब क्राइसिस था तो ये ना एडवाइजर नजर आए, कुछ लोग वहां ऐड छापने के लिए, कुछ लोग ऐड का कमीशन खाने के लिए, कुछ लोग अपनी प्रोजेक्शन के लिए वहां बैठे हुए हैं। ना उनको इमरान खान साहब की फिक्र है ना गवर्नमेंट की फिक्र है, सिर्फ अपोजिशन के बारे में बदजबानी कर कर अपोजिशन को ताने मेने दे के उनको तो इन्होंने इकट्ठा भी करवा दिया इन्हीं लोगों ने अपोजिशन को। और वो आने वाले दिनों में अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देगी इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। तो ये एक जम्मे गफीर जमा किया हुआ है। मैं तो कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कह रहा था कि आप इनसे जान छुड़वा लें, यू डोंट नीड दैट मच ऑफ अ क्राउड। एक दो लोग होते हैं जो मीडिया को हैंडल करते हैं, इसमें कोई, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है मुबशर साहब। एक आदमी जो पढ़ा लिखा हो, तहम्मुल हो, जिसको बोलने का सलीका हो और टीवी पे आके तमीज से बात कर सके, वो आपको चाहिए। पैराडाइम शिफ्ट, नैरेटिव बिल्डिंग, ये सब कुछ करेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की क़यादत से बात करना चाहते हैं। भट्टी साहब, हमें उम्मीद है कि शेल गैस और ऑयल के या दोनों के या एक के कम से कम चंद हफ्ते में ज़खायर हमें इंशाल्लाह दस्तयाब हो जाएंगे पाकिस्तान में। मलेशिया जो है आज नहीं तो कल तक अनाउंस कर देगा मज़ीद कोई इकनॉमिक बायलैटरल कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ। अरब ममालिक ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त आने वाला है भट्टी साहब, कि अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा? मुबशर साहब, नहायत एहतराम से, हुकूमतों का काम डिलीवर करना होता है, इशू बनाना होता है, इशू डिफ्यूज़ नहीं करना होता। दुआ मेरी आपकी हम सब की, मौसम सब की होगी बेहतर वक्त आए। लेकिन जब से हुकूमत आई है, तेल की प्राइस में इजाफा, पेट्रोल की प्राइस में इजाफा, गैस की प्राइस में इजाफा, टैक्स कलेक्शन में तकरीबन 60% कमी हो गई। अब आम लोगों को एक वक्त की रोटी भी नामुमकिन है। इमरान खान साहब की हद तक तो ठीक है, लेकिन उनकी टीम ने जो मेरा ख्याल है इस मुल्क की तबाही की है, माजी में तो मैंने ऐसी तबाही नहीं देखी। तो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में हर फ़र्ज उनका, वो जो बेहतर समझते हैं उन्हें बेहतरी टीम में लानी होगी। जैसे अभी मौसम बेग साहब फरमा रहे थे, आगे बताएं तो सही भाई, कौम के लिए क्या क्या अच्छे आपने स्टेप लिए हैं और उसके असरात, उसके समरात आम शहरियों तक कब आएंगे। आम शहरियों तक तो ये मैसेज जा रहा है कि बिल 25,000 आ गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है, रोज़मर्रा अशिया की कीमत, कल मैं देख रहा था ऑयल की कीमत 10 रुपये बढ़ गई है। तो इसके आने चाहिए, लेकिन उन्हें गुड गवर्नेंस पर फोकस करना होगा और कुछ लोगों से जान छुड़ानी होगी, वरना इमरान खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है, कुछ लोग उनके लिए भी ख़तरा बने, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए। यकीनन वो बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है टीम में थोड़ी सी उन्हें चेंजिंग ज़रूरी होगी। कौन से मेंबर्स हैं? मैं एक को जानता हूँ, 2-3 को मैं जानता हूँ, 2-3 पंजाब में भी हैं और एक फेडरल में भी हैं, 1-2। आप किसी खास के ऊपर इशारा कर रहे हैं कि आप भी उन्हीं के ऊपर हैं? नहीं, मैं भी 3-4 लोग ही हैं जो बार बार देखें, जब अपोजिशन में होते हैं तो आप दूसरों को गाली गलोच करके आपका गुजर बसर हो जाता है, इल्ज़ामात लगाकर वक्त गुजार लेते हैं। जब हुकूमत होती है आपके पास तमाम वसाइल होते हैं, आप किसी को इल्ज़ाम लाने के बजाय उसके साथ विटनेस भी आपको देनी होती है, एविडेंस भी देनी होती है।
मेरा ख्याल है कुछ लोग इनको यहाँ उन्होंने होमवर्क बिल्कुल नहीं था, उनका ख्याल था हम आएंगे तो दूध की नहरें बैठ जाएंगी, लेकिन अब इन्होंने कहा था निज़ाम तलीम पूरे पाकिस्तान में एक होगा। मेरा ख्याल है उस सिलसिले में मुझे तो कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही, हेल्थ में नहीं आ रही, रोड्स नहीं बन रहे। इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी की वजह से आपने देखा सऊदी अरब भी आया, यूएई भी आया, दीगर ममालिक भी आए, लेकिन एक टीम है ना जो लेके आगे चलेगी। जब अगर कल वो लोग आए, अगर इनकी तैयारी नहीं है, मलेशिया के वो तशरीफ़ ले आए हैं, लेकिन उनसे किस तरह प्रोजेक्ट्स लेने हैं, कहाँ कहाँ काम करने हैं, लोगों को रोज़गार किस तरह देना है, इंसाफ किस तरह देना है, इसके लिए मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है उन्हें अपनी टीम में बेहतर लोगों को लाना चाहिए। यकीनन वो बेहतर समझते हैं, अगर बेहतर लाएंगे तो बेहतरी भी आ जाएगी, क्योंकि एक शख्स की क्रेडिबिलिटी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ आ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट कब होगी, इसके फ़ायदा तब ही है जब आम शहरियों तक इसके समरात आएँ। तो बेग साहब देखें ना, फवाद चौधरी साहब का हमें पता है कि उन्होंने बहुत बंड कर दी हैं अपनी वजारत में। हमें पता है कि यास्मीन राशिद जो हैं उनकी वजह से इस वक्त पूरे पंजाब के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, अद्वियात नहीं हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स पता नहीं कब से सरापा एहतजाज हैं, डॉक्टर्स अलग परेशान हैं, और भी वज़रा हैं जिनके बारे में आप समझते हैं कि उनके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। मुबशर साहब, बेसिकली जैसे भट्टी साहब फरमा रहे थे कि बहुत से एक तो मसला ये है कि एक्सपीरियंस की कमी है। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आप अपना जो कंडक्ट है या अपनी जो डिलीवरी है या आपने जिस तरीके से गवर्नेंस या गवर्न करनी है मिनिस्ट्री, वो आप नहीं कर पा रहे। अब आप देखिए कि पूरी गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो गवर्नमेंट का 50% होता है। जिस शख्स ने कभी मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्रियल काम नहीं किया, आपने उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। आपने अपोजिशन में बैठ के कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, जरदारी साहब की ठीक नहीं थी। लोगों ने अगर फ़र्ज़ कीजिए मान के आपको वोट दे दिया, तो आपकी पॉलिसीज़ कहाँ हैं वो भी बताइए ताकि लोग कंपैरिजन कर सकें। वो भी नहीं है। जैसे भट्टी साहब कह रहे थे हेल्थ है, तालीम है, इसी तरह आपकी पॉलिसिंग थी, गुड गवर्नेंस थी, आपकी चेंजिंग थी, वो नहीं हो रही। गो के इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कर रहा है, लेकिन आगे टीम डिलीवर नहीं करी। आपने कहा पंजाब में मकसद ये है कि अगर कोई नया आदमी भी एक नए आइडिया के साथ मिनिस्ट्री में आए और एक जज्बा हो कि मैंने कुछ चीज़ों को बेहतर करना है और डिलीवर करना है, तो हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता। अब आप फाइनेंस में देख लीजिए, 2 मिनी बजट आपने दे दिए, तीसरा फुल बजट आप तैयारी कर रहे हैं जो कि मई में या जून में आएगा। उसमें आप देखिए कि अगर आपने पहले IMF के पास जाना है और फिर बजट बनाना है, तो नेचुरली चीज़ें IMF के प्रोग्राम के मुताबिक और महंगाई होगी और चीज़ें महंगी होगी। अगर आप पहले बजट लाते हैं और बाद में IMF के पास जाते हैं, तो फिर आपको एक और मिनी बजट लाना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डे टू डे बेसिस पे नहीं हो सकती। आपको प्लान करना पड़ेगा 5 ईयर्स का, 4 ईयर्स का। अब देखिए ना, बिजनेसमैन कम्युनिटी इतनी परेशान है। आप 2 मिनी बजट लाए, उसमें दूसरे मिनी बजट में भी आपने कहा कि कुछ चीज़ों की जो इम्प्लीमेंट होगी वो जुलाई में होगी, तो आपको फिर मिनी बजट लाने की ज़रूरत क्या थी। तो मकसद ये है कि कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जिस वजह से हमारी मईशत बैठ गई। हमारी इस वक्त कारोबार कोई नहीं है पाकिस्तान में, लोगों को फारग कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अगर आपने जुलाई तक इसको मुबशर साहब आप इजाजत दें और आपसे और मौसम साहब से कोई सवाल कर लूं। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें जी। मौसम बेग साहब ने जो फरमाया, इससे 10 गुना हालात ख़राब हैं। मैं बैड गवर्नेंस पे नहीं जाऊंगा, मौसम साहब को भी पता है, आप पिछले 15 साल की ब्यूरोक्रेसी निकाल लें वही है। लेकिन मुझे ये बता दें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब हैं, वो मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक MD लगाए, वो सही है या गलत, उसी का मिनिस्टर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने चले जाए और उसमें जलसे में तकरीरें करें जिसमें हुकूमत को गालियाँ दिए जाए? तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान तब्दील हो चुके हैं, हुकूमत के छोड़ना नहीं चाहते, या पुराने असूल छोड़ दिए उन्होंने, या उनका मकसद यही था कि मैं वज़ीर आज़म हो जाऊँ तो बस एफिशिएंट बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए? क्या वजह, वो क्यों नहीं कुछ करते? मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं कि पिछले 1.5 महीने से PTV जो है वो यरगमाल बना हुआ है, लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं, कोई अफसर वहाँ पे जा नहीं रहा। MD जो है वो इस्लामाबाद क्लब से ऑपरेट कर रहे हैं, DMD एक और जगह से कर रहे हैं, एक और उनके एग्जीक्यूटिव जो है वो
इस्लामाबाद होटल से कर रहे हैं, एक F8 में घर से कर रहे हैं। आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन? मुबशर साहब, बेसिकली जो भट्टी साहब फरमा रहे थे, फवाद चौधरी साहब को अवार्ड मिलना चाहिए। आप देखिए कि आप एक पार्टी में रहे, आप दूसरी पार्टी में रहे, खासकर मैं बात पीपल्स पार्टी की कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी में बंदा थोड़ा सा अखलाकियात, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया होती है। आप जिस पार्टी में रहे हों, जिसके आप स्पोक्स पर्सन बने रहे, एडवाइज़र बने रहे, आप उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। ये आप अपना आप दिखाते हैं जब आप किसी के साथ रहे हों। अखलाकियात हमारे अब मुल्क में जो वज़ादारी है वो इसी तरह की है कि आप किसी के साथ रहे हो तो फिर आप इस तरह की ज़ाती गुफ्तगू या ज़ाती ट्वीट नहीं करते। आप इश्यूज़ पे बात ज़रूर कीजिए, लेकिन ज़ातियात पे गुफ्तगू ना करें। और जो नैप कर रही है उसका क्रेडिट आप मत लें, आपकी गवर्नमेंट मत ले, क्योंकि नैप तो किसी के इस वक्त कंट्रोल में नहीं है। अब कल भी इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़रा के साथ बैठ के, उसमें भी इन्होंने बात आप अपनी परफॉर्मेंस की कीजिए, ना कि अपोजिशन की कीजिए। अगर बिलावल साहब मैं सवाल समझा नहीं पाया आप जैसे साहब इल्म को। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? वो तो जो कर रहे हैं आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है, पूरी दुनिया के इल्म में है। जिस तरह जगह भट्टी साहब, इसी को पीएम साहब कहते थे, ऐसी बात है। क्या वजह, वो क्यों इतने मजबूर बेबस लग रहे हैं फवाद चौधरी साहब के सामने? कोई मजबूर नहीं है जी। मैं आपको एक बात बता दूं, इनको तो दूसरा टिकट भी नहीं मिल रहा था। नहीं, भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं कि चकवाल की एक शख्सियत उनको बचा रही है बहुत ज्यादा आके, उनकी वजह से अपना जो है ना वो लेके दिया था। फवाद चौधरी साहब फैज़याब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ज्यादा देर फैज़याब, फिर हर आदमी अपने अपने मतलब से फैज़याब होता रहेगा तो इस आवाम का और हुकूमत का तो अल्लाह ही हाफिज है ना। देखिए मुबशर साहब, अगर एक टीम का कप्तान है वो जिम्मेदार है, उसकी टीम का कोई आदमी गलत काम कर रहा है उसकी नहीं, बट एक्चुअली फवाद चौधरी ने जो किया ऑन अ सीरियस नोट, बेग साहब, फवाद चौधरी साहब ने ये किया कि अपने वजीर आजम के खिलाफ उन्होंने म्यूटनी एक्चुअली कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे वजीर आजम जो है वो सही फैसले नहीं कर सकते। जब उन्होंने अरशद खान को अपॉइंट किया, वजीर आजम ने खुद किया, तो फवाद चौधरी को चाहिए था उनको सपोर्ट करते, उनको स्ट्रेंथन करते। उन्होंने उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को पहले, उसके बाद अरशद खान को, उसके बाद मिल के अपने वही 8 लोग जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से 1-2 के साथ मिलकर उन्होंने अजीब कर दिया। गवर्नमेंट की चौकसाई हो रही है इस बात पे कि हम मजबूर हो गए हैं बात करने में। मुबशर साहब, बेसिकली पीटीवी या रेडियो पाकिस्तान ये ऐसे कुएं हैं जिसमें से अरबों रुपए हर माह जाते हैं, और वहाँ पे इनके बस में नहीं आ रहा कि एक ऑनेस्ट आदमी अरशद खान की सूरत में, जिसने बहुत एक्सपीरियंस भी है और जिसने पहले भी हैंडल किया, आज तक उसने इतने बड़े बड़े महकमे हैंडल किए हैं, लेकिन उसके ऊपर करप्शन की कोई एक बात भी नहीं कर सकता। ये इनको हजम नहीं हो रहा। आपको पता है कि मसला क्या? एक और साहब, हमारी चुड़ैल ने एक रिपोर्ट दी है, वो ये कहती है कि असल में एक बहुत बड़ा डिफॉल्टर है पीटीवी का, और अरशद खान साहब को नहीं लाया जा रहा क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया कुछ लोगों को रिश्वत के तौर पे ऑफर किया है कि अगला कॉन्ट्रैक्ट हमें देना, तो वो जो है ना इनके दूसरे इदारे में जो शेयर्स हैं उसकी बात हो रही है, तो हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। अब अजाब सवाब गर्दन रावी, मेरे सामने तो ये बात नहीं हुई, लेकिन ऐसा हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट्स जो हैं बेग साहब डिस्कस हो रही हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद और फिर मुझे शाहिद लतीफ़ साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और ए मार्शल शाहिद लतीफ़ ने मुझे ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन पे आते हैं अभी वेरी क्विकली। ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब जो बात कर रहे थे बेग साहब, आप उससे एग्री करते हैं? नहीं, देखिए मकसद ये है मुबशर साहब कि जिस तरीके से इन अदारों को हैंडल किया जा रहा है और जिस तरीके से इनके ऊपर मिनिस्ट्रीज़ आपस में या प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किए हुए लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये शो करता है कि इन लोगों में पेशेंस नहीं है। ये डिज़र्व नहीं करते थे इन पोस्टिंग्स को जो इनको मिल गई है, ये वो चेयर डिज़र्व नहीं करते थे जिस चेयर पे ये आज बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका कंडक्ट बहुत ही मिजरेबल है। और कोई भी शख्स इस तरीके से गवर्नमेंट में
रह के गवर्नेंस नहीं कर सकता। आपके मुतहत अगर कोई अदारा है भी और उसका एक ऑनेस्ट ऑफिसर एक ऑनेस्ट तरीके से उस अदारे को चला रहा है, आप यूनियन के साथ एज ए मिनिस्टर होते हुए आप यूनियन के साथ खड़े हो गए, आप उसी शख्स के खिलाफ तकारीर भी कर रहे हैं, और जैसे भट्टी साहब ने कहा कि एप्लीकेशन पे दे दी IG को कि इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। आई मीन क्या शो कर रहे हैं। और मुझे रियली इस बात पे तअज्जुब भी है और अफसोस भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको शटअप कॉल देनी चाहिए थी, क्योंकि ये उनके लिए भी, उनकी गवर्नेंस पे और उनके हुक्मरानी पे भी एक किस्म का सवालिया निशान है कि आपके होते हुए ये लोग किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं। राइट, हमें ज्वाइन कर लिया एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ ने। शाहिद साहब, मैं आपका एक बात बताऊँ कि मुझे ये लग रहा है कि वॉर का चांस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया को बड़ी शर्मिंदगी और खिफ़त का सामना है। एक आपको छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ पुलवामा मारे जाने वाले सिपाही की वालदा की, आप ज़रा सुनिएगा। और मुझे ये पता चल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर अब बहुत बड़ी तादाद है वो अपनी हुकूमत को झूठा समझना शुरू हो गई है और कहना शुरू हो गई है, और अब ये प्रेशर बढ़ रहा है। ज़रा वॉच दिस। जी, आपके बेटे भी पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। देर रात्रि में वायुसेना ने पाकिस्तान पे हमला किया है, उनके जो आतंकी कैंप थे उनको नेस्त नाबूद किया गया है। कितना संतुष्ट है आप इनसे? बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। बेटा शहीद हुआ, बहुत माओ के लाल गए, बिल्कुल नहीं संतुष्टि, ना एक भी दिखाया गया। मारा हुआ खाली घरों पे ही छोड़ा गया बम। उनके मरने की ना तो डेड बॉडी कोई दिखाई गई, ना उनकी कोई खबर, बिल्कुल नहीं संतुष्टि। बहुत गंभीर है बेटे की। क्या चाहते हैं आप? पाकिस्तान नहीं मरने चाहिए। बदला चाह जो दिखावे टीवी में भी, घर पे भी, उन्हें आतंकवादियों को डेड बॉडी जैसे जवानों की दिखाई गई, मरते हुए भी दिखाए गए। वो आतंकवादी भी बीच में घुसता हुआ दिखाएगा, उन्हें तो एक भी नहीं दिखाया उनका, तो आतंकवादियों का ये देखना चाह हम अपनी आंखों से। तो जो ये कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, ये पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये कार्रवाई करी झूठी है सब, एक नहीं है सही एक भी। शाहिद लतीफ़ साहब, आपने सुना, और मैं ये बड़ी डिटेल्ड है, और मेरे पास ऐसे कई इंटरव्यूज़ आ रहे हैं जो इंडियन मीडिया पे चल रहे हैं कि जिसमें मोदी को झूठा कह रही है खुद इंडियन मारे जाने वाले जहन्नुम वासल होने वाले वो जो सिपाही हैं उनकी पेरेंट्स हैं, वो कह रहे हैं ऐसा। देखें, कुदरती बात है, ये तो पहले दिन से हिंदुस्तान पर ये साबित हो गया था। जब से वो उन्होंने वीडियो चलाने की कोशिश की, फिर सारा दिन हमारे टीवी पे दिखाते रहे कि जिस हमले का बड़े ज़ोरों शोर से उन्होंने जिक्र किया था कि जी हमने दहशत गर्दों के कैंप उड़ा दिए और कोई स्ट्रक्चर वगैरह वहाँ नज़र नहीं आया। और फिर उसके बाद उन्होंने वो जो फिगर आपको दी थी एक कि जी 350 फिर शाम तक उसको 600 कर दिया, वो कोई किसी किस्म की डेड बॉडीज़ नहीं दिखा सके। और यही उस दिन सारा दिन शोर जो है मचा हुआ था कि जी आप कहते हैं कि आपने इतने लोग मारे, फिर उनकी डेड बॉडीज़ दिखाएं। आपने स्ट्रक्चर तबाह किया दहशत गर्दों का, तो वो स्ट्रक्चर भी दिखा दें। तो हमारा टीवी जानबूझ के खासकर वो सारा इलाका दिखाता रहा, मगर वो चीज़ नज़र नहीं आई। तो लिहाजा मैं समझता हूँ भारत भी वो देखता रहा, दुनिया पर भी साबित हो गया कि जैसे ये इन्होंने पुराना वो किस्सा पठानकोट वाला कि जी सर्जिकल स्ट्राइक की और चंद रॉकेट हमारी चौकियों पर फेंक के और वहाँ से कोई चंद एक फ़ोटोग्राफ्स दिखाने की कोशिश की कि जी ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई, तो ये उनकी कोई नई कार्रवाई नहीं है, ये हमेशा से इनका तरीक़ाकार है। और अब जो अच्छी बात हुई है कि कम से कम मुल्क के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो खुल्लम खुल्ला, जैसे आपने कहा कि अपनी हुकूमत को झूठा कह रहे हैं। वो उनसे उस दिन से डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ किया है तो हमें दिखाएं। उसके अंदर पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग शामिल हैं। वो सब के सब एक ही इस बात की उनसे डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ किया है तो हमें दिखाएं। वो नहीं दिखा पाए, तो इससे जाहिर हो गया कि झूठे हैं। और पूरे मुल्क में खुल्लम खुल्ला अब ये बात जो है। शाहिद लतीफ़ साहब, एक तो हो गया ना कि जो इंडिया बात कर रहा है, और एक हो गया जो आप या मैं बात कर रहे हैं या पाकिस्तान बात कर रहा है। चले हम भी झूठ बोल रहे हैं, इंडिया भी झूठ बोल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स भी तो है ना इस सुपर खित्ते पे। एक एक स्क्वायर इंच जो है वो तो गूगल अर्थ भी दिखा रहा है, हर वक्त में दिखा रहा है। तो बाकी भी डिफेंस सैटेलाइट्स भी हैं, स्पाई सैटेलाइट्स भी हैं, तो कोई तो इमेजरी आ जाती है ना उनके क्लेम के लिए।
नहीं जी, वो जो जहाज़ हमने गिराए उसका तो एक पायलट भी आप के सामने था और फिर उसको हमने रुखसत भी कर दिया। खुद आपने बहुत बड़े जलील दिल का किया सबूत उसको। देते हुए हमने वो आप बातें ना 1-2 करें। दिन के अंदर अंदर उस आपने पायलट को कर ले इंडियन गए। एयरफोर्स को हम तो जलील उसके साथ- करके रख दिया। प्लीज ऐसे आइंदा नहीं करिएगा आप लोग। वो अब 20 साल से उन्होंने बताया था कि हम पता नहीं मिग्स को क्या करके उड़ा रही हैं, वो आपने सारा मिग को कचरा कर दिया। मोदी रोना शुरू हो गया कि राफेल चाहिए थे, वो होने चाहिए थे हमारे पास। अब आप प्लीज उसका जिक्र ना करें। वो रोता रहा ना जी। और फिर उन्हीं दिनों मैंने टीवी में कहा कि आपका 9 गुना हमसे ज़्यादा बजट है, डिफेंस बजट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको जहाज़ चाहिए थे तो आप खरीद लेते, आप हमारे सामने ये रोना धोना क्यों कर रहे हैं? बहरहाल ये वहाँ पे रवैया है, न जाने उन्होंने खुद को कौन सी सुपर पावर बना रखा था। एक ही दिन लगा जो उनका पोल खुल गया और अपने मुल्क में भी और दुनिया भर में नजर आ गया। यानी एक तरफ से उस शख्स ने आपकी बर्तरी मान ली। हम हमेशा यही कहते थे कि चलें जी, अगर आपके पास क्वांटिटेटिव एज है तो क्वालिटेटिव एज हमारे पास है, और हमेशा इसी तरह मेहनत करते रहे। यानी 65 का जो रेशो था वो आज भी बल्कि उससे ज्यादा उनकी लेकिन एक बात माननी बर्तरी पड़ेगी, जो है ए वो, मार्शल, क्वांटिटेटिव एज की है। ए मार्शल साहब, एक बात हमें मगर जो माननी नतीजे पड़ेगी। हैं वो भी आपके सामने हैं। और फिर ये कहना जी रफेल होता तो रफाल होता तो What a- नतीजा I ही don't कुछ know और क्या होता। होता रफेल, भाई रफाल अपना का। रोना धोना हमारे सामने तो मत लाओ। प्रॉब्लम एक और है यहाँ पे। आरिफ हमीद भट्टी भी मेरे साथ है, मोहसिन बेग भी मेरे साथ है, और दोनों से एक ही सवाल है मेरा। पहले बेग साहब आपसे कि एक बात जिसका इंडिया को बहुत शिद्दत से नुकसान हो रहा है वो उनकी अपनी मीडिया की नेगेटिविटी है, जो अजीब डायरेक्शन में निकल गया और एक दूसरे से रेटिंग्स की आड़ में 280 डेड बॉडी से शुरू हुए और वो 600 तक पहुंच गए, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या, उन्होंने गुलाबे मार दिए, F-16 भी गिरा दिए, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिए। बट पाकिस्तान में ये, एक तो मैं मीडिया की तारीफ तो नहीं करूँगा, तो मीडिया वालों के अलावा कोई लोग करें तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा क्रेडिट हमें ISPR को देना पड़ेगा। ISPR ने इस मुल्क में शकूक व शुबात जो व्हाट्सएप के थ्रू और दीगर चीज़ों के थ्रू हो रहे थे उनको किल कर दिया, और उससे नेशन बड़ी काम हो गई थी और नर्व्स जो थी हमारी सूद हो गई थी। तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा हमें ISPR को यहाँ पे। बेग साहब, बिल्कुल जी, क्रेडिट जाता है। ISPR ने जिस तरीके की ब्रीफिंग रखी वो बड़ी सूदमंद थी और उसको ही मीडिया ने फॉलो किया। पूरी दुनिया में मुबशर साहब, पूरी दुनिया में सुबह में अगर ब्रीफिंग दी जाए तो लोग शाम तक उसको फॉलो करते हैं। इंडिया में लैग क्या हुआ कि उनके लोग स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस और जो उनके डिफेंस के लोग थे वो ब्रीफिंग उन्होंने 2 सेकंड की भी नहीं दी, और जो दी उसको भी इतना गोल मोल रखा। इवन इंडियन पायलट की फुटेज यहाँ से रिलीज़ हो रही थी, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो इंडियन पायलट हमने कैप्चर किया है। तो जब आप एक झूठ पे मबनी मीडिया को एक्सप्लेन करेंगे, और उनकी जो खासकर पार्टी के लोग थे उन्होंने मीडिया को इस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बताया, और उनके मीडिया ने जिस तरीके का कंडक्ट शो किया, आप यकीन कीजिए उन दिनों मैं 5 मिनट तो क्या 2 मिनट भी उनका मीडिया देख नहीं पा रहा था। वो तो ऐसा लग रहा था कि शायद मीडिया वाले ही शायद वो रफाइल या वो जो उनके मिग हैं वो लेके पहुंच जाएंगे। इतना हाइप क्रिएट कर दी उनकी मीडिया ने, जैसे कि घुस के मारेंगे और ऐसे अल्फाज। तो नेचुरली हमारी ब्रीफिंग जो हमें दी गई पाकिस्तान में जो टेलीकास्ट की गई, उससे आवाम को, मीडिया को एक गाइडलाइन मिल गई, और अल्लाह ताला की एक ख़ास मेहरबानी थी। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि हमें जो इज़्ज़त हमारे मुल्क को और लोगों को मिलनी थी वो मिली। और वहाँ पे क्योंकि झूठ का सारा प्रोपोगंडा था, अल्लाह ताला ने उनका झूठ खोल भी दिया, दुनिया ने उसको बावर भी किया, और दुनिया ने ही उनको झूठा करार दिया, और उस वजह से अब वो उनका मीडिया उस रिएक्शन में आ गया, और अब वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर रहा है और उनसे क्वेश्चन भी कर लेकिन रहा है, और भट्टी उनसे साहब, वो सच जानने की। भट्टी साहब, आपको याद है कि जब 3 चीफ्स इंडिया के 3 4 स्टार जनरल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, आप समझे क्यूमुलेटिवली 12 स्टार थे, 12 स्टार्स ने की, और उन्होंने अपना मजाक उड़वा लिया वहाँ पे। मैं तो उनको मैसेज भेजा था, वो 1-2 इंडियन जर्नलिस्टों को जो हमारे वाकिफ़ हैं, कि यार वो जनरल आसिफ गफूर से को लेसन सिलवा देता हूँ तुम्हारे आर्मी चीफ को कि किस तरह से कंडक्ट की जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया वहाँ पे अपनी प्रेस वालों को। मुबशर साहब, मैं छोटी सी इस पर गुजारिश करता हूँ। ये अल्लाह के करम से और नबी के सदके इस दफ़ा जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है ना,
10 जंगें लड़के भी नहीं मिलती। एक इंडिया ने परसेप्शन बनाया हुआ था अरसा दराज से कि वो हमसे बहुत सुपीरियर है, जब चाहेगा पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता जितना चाहेगा नुकसान पहुंच देगा, तबाह करके रख देगा। इसमें 3-4 फायदे हुए। एक तो जो परसेप्शन झूठ मकार फ्रॉड की थी वो एक्सपोज हुई। वो हमले का कहता था आया, ना सिर्फ हमने 2 जहाज मार गिराए उनके ही पायलट को रखा और उसका यूनिफॉर्म उतार के अपने लिबास से, ताकि वो उसके जिस्म पे लिबास रहे, बेलिबास ना जाए, हमने अपने कपड़े पहना के उनको पूरी दुनिया के सामने उनके हवाले कर दिया। और दूसरा, जो मीडिया हमेशा उनका तासुब था, बायस था पाकिस्तान के खिलाफ, इतना उन्होंने झूठ बोला कि उनका मीडिया, उनके दफाई तजिया निगार, उनके दानिश्वर मोदी पर इतनी उंगली उठाते रहे कि मोदी, उनका प्राइम मिनिस्टर, उसका इलेक्शन जो जंग के बेस पे जीतना चाह रहा था, 0 होता गया और रोने तक आ गया। उनका मीडिया पहली दफा, उनके दानिश्वरों ने वो उन पर सवाल किए। फिर तीसरा चीज जो पाकिस्तान को दुनिया में अल्लाह ताला ने इज्जत दी, सारी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान अमन का दाई है, इस पर हमला किया गया, इसने जहाज मार गिराए, बल्कि पायलट वापस कर दिया और उनको नुकसान भी नहीं किया। और कश्मीर इशू असल दुनिया की नजर में आ गया कि दुनिया में पर इस खित्ते में अमन रखना है तो भारत में कश्मीर की दहशतगर्दी खत्म कराना होगी। ये 3-4 सतह पर आप जंग जीते हैं अल्लाह के करम के साथ। एक जंगी जंग जीते हैं, एक अखलाकी जंग जीते हैं, एक मीडिया वार जीते हैं, एक इंटरनेशनली सफारती सतह पर आप कामयाब हुए हैं। तो मेरा ख्याल है इस जंग ने जितना मोदी और भारत को नुकसान पहुंचाया है वो इसकी 100 साल भी रिकवरी नहीं कर सकेगा। लेकिन ए मार्शल साहब, मुझे ये खबर मिली है और अभी कंफर्म नहीं है कि महातिर मोहम्मद जो पाकिस्तान आई हैं, सबसे पहले आते ही उन्होंने कहा है कि JF-17 थंडर्स हमें चाहिए मलेशिया के लिए, और 6 और ममालिक हैं जिन्होंने इसके ऑर्डर्स बुक करने शुरू कर दिए हैं। इज़ इट सो? क्या ये इतनी बड़ी एक सक्सेस स्टोरी बन के आ गया JF थंडर? मेरा ख्याल है कि अब उसको रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो उस वक्त की बात है जब मैं चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर था और हमने बड़े आराम से इसको बनाते रहे, किसी को बताया तक नहीं, और दुनिया हैरान थी कि न जाने चीन और पाकिस्तान मिलकर क्या बना रहे हैं। उनके ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि ये इतनी बड़ी चीज़ बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा यही कहता रहा कि F-16 से ऊपर हमने एक चीज़ बना ली है, इसीलिए इसका नाम हमने F-17 रखा था ना, एक स्टेप हायर, फिर साथ J चाइनीज़ के कहने की वजह से मिला लिया, तो लिहाजा ये जॉइंट फाइटर 17 और थंडर इसका हमने कोड नेम रख दिया। तो बात यह है कि ये अल्लाह के फजल से एक ही दिन में इसने अपनी सुपीरियॉरिटी जो है वो साबित कर दी, और सब पर यह वाजे हो गया कि जिसको अमेरिका और यूरोप ने मिलकर ब्लॉक किया हुआ था, दुनिया को पता ही नहीं चलने दे रहे थे कि ये क्या चीज़ पाकिस्तान ने बना रखी है, तो अल्लाह को मंजूर था। आपने उसको वॉर में इंट्रोड्यूस किया और 2 दिन के अंदर जो उसका काबल के एक ही दिन समझे, उसको तो आपने एम्प्लॉय उसी दिन किया ना, अगले दिन। पहले दिन जब वो आए तो वो तो वैसे भी लोड वोड अपना डंप करके भाग गए, उनका इरादा ही नहीं था। इतना खौफ था कि वो इलाके में ठहर ही नहीं पा रहे थे। और अगले दिन पर हमने जैसे कहा था कि हम इसका जवाब देंगे और जवाब देने में ताख़ीर नहीं होगी और हर सूरत जवाब देंगे और बड़ा शदीद जवाब देंगे। तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि वो शदीद जवाब भी हुआ, अगले दिन जवाब दिया, जाके जलील कर दिया उसको। JF-17 ने अपना जो कारनामा दिखाया वो दुनिया के सामने। मैं साथ ही मौजूद है शाहिद लतीफ़, फारिफ हमीद भट्टी और मोहसिन बेग। एक ब्रेक के बाद आते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मोहसिन बेग साहब, महातिर मोहम्मद जो हैं वो आए हैं यहाँ पे, वो गाड़ियों का प्लांट भी लगा रहे हैं, वो और जॉइंट कॉपरेशंस भी कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं। तो इससे पहले तो पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया किसी के दरमियान ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं हुए थे। काफ़ी बड़ी सक्सेस है ये इमरान खान की। बिल्कुल है जी। मलेशिया, मुबशर साहब, इस्लामिक वर्ल्ड में जिस तरीके से अमर्ज हुआ इंडस्ट्री में, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती, और हमारे लिए इस्लामिक ब्लॉक के लिए मलेशिया एक रोल मॉडल बन गया, और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। महातिर मोहम्मद साहब ने क्योंकि अपनी नेशन को जिस तरीके से 20-22 साल में उठाया और उसको इंडस्ट्री और डेवलपमेंट जिस तरह अपने मुल्क में की, वो बहुत ही अनबिलीवेबल थी। अब क्योंकि वो दोबारा इक़्तिदार में आए हैं और मेरे ख्याल में उनकी
एक अंडरस्टैंडिंग और एक मोहब्बत और एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है हमारे प्राइम मिनिस्टर से। तो वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में उसी तरीके की डेवलपमेंट हो, और पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से टैलेंट से भरा हुआ है। वेरी हर किस्म क्विकली का भट्टी talent साहब, हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में है, लेकिन मेरा ख्याल है इस पोटेंशियल के लिए टीम भी बेहतर चाहिए। दुनिया पूरी पाकिस्तान की फौज तरफ चौधरी आ को रही रिप्लेस है। कर देना, और दहशतगर्दी का हम निस्तो नाबूद कर दिया है, करप्शन के खिलाफ काम हो रहा है। और जो बेग साहब ने कहा था, ये नैब शैब वाले काम ये ना करें और अच्छे काम अपने लोगों को बताएं, और ऐसे ही अब मज़ीद काम करने चाहिए जिसके समरात आम शहरियों की हालात ज़िंदगी में बेहतर हो। इसमें अब मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की कमी है, जिसे इन्हें फोकस करना चाहिए और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। वेरी क्विकली ए मार्शल साहब, क्योंकि 23 मार्च है और उसके हवाले से कल मैंने बिफोर आई क्लोज एक सवाल आपसे करना है। क्या ये मैं गलत तो नहीं ना अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आइंदा भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचा के रखे, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में अपनी कदर व कीमत और मकाम जो है उसको बना लिया है। पहले था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, वो कहीं ज़्यादा हो गया। और कल ये बड़े प्राइड से अपना कल कॉन्फिडेंस और प्राइड से ये मार्च पास्ट होगा। ये कोई नॉर्मल मार्च पास्ट नहीं होगा, कल उसमें बड़ी एनर्जी होगी, मुझे लगता है। आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात यह है, वो कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी सक्सेस इतनी रीसेंट है कि पाक फ़ौज, हम तो अरसे से कह रहे थे कि दहशतगर्दी के मामले में हम तो बड़ी देर से हालत जंग में हैं, तो वो उसका हमने सबूत भी दे दिया। हमारे लिए तो बड़ी नॉर्मल चीज़ थी। अब बड़े अरसे से जो फ़ौज है वो जंग में है, और ख़ासकर आपकी जो एयर पावर है, हमने एयर पावर के ज़रिए बहुत सारे दहशतगर्द जो ख़ासकर नॉर्दर्न एरियाज़ में थे, जहाँ बाई लैंड आपका रूट ही नहीं बनता, तो एयर पावर ने मेन काम किया। ये हम कहते रहे कि एयर पावर और फिर हमारी जो लैंड फोर्सेज हैं, हमने मिलकर दहशतगर्दों को यहाँ से मार भगाया। वरना वो नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका आपको मालूम है ना कैसा है, वहाँ पहुँचना कोई आसान नहीं था। और वो इतने वहाँ पे अपने आप को उन्होंने सेटल किया हुआ था कि ज़मीन के अंदर उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी थी। तो हम तो दुनिया के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल बन गए, और दुनिया चाहती है कि हमसे पूछे कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला कैसे करते हैं। तो एक तरफ तो ये था, दूसरी तरफ से हिंदुस्तान ने ये वाली कोशिश जो करने की उन्होंने कोशिश की कि जी उनके जो इलेक्शंस है उससे पहले जो मोदी हर सूरत करता है कि पाकिस्तान को छेड़खानी करो, उसके ख़िलाफ़ जहर उगलो, मगर वो जो उन्होंने हरकत की वो बिल्कुल उन पर उल्टी पड़ी। और अल्लाह ने आपको इज़्ज़त देनी थी, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान का जो मोरल है अल्लाह की तरफ से वो बहुत हाई है। और बिल्कुल आपने जैसे कहा कि ये परेड आम परेडों से मुख्तलिफ होगी, दुनिया इसको देखेगी भी। और फिर अब दुनिया में फैलकर पाकिस्तान का जो नाम सामने आया, ये कुछ सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, पूरी दुनिया आज आपके साथ है। और आपकी जो एफिशिएंसी है और आपकी जो महारत है उसको सराहा जा रहा है। और जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, वो भी आप देख लीजिए, वो तो उनको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। तो फिर क्यों ना हमारा मोरल हाई हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क का, लोगों का, अफवाज का मोरल हाई होना चाहिए। ये जेन्युइन है। हिंदुस्तान जो कि न जाने क्या क्या ख्वाब उसने देख रखे थे, वो सारे के सारे मिसमार हो गए। तो मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा कि इंशाअल्लाह ये परेड जो है, ये माशाल्लाह हर परेड ही बड़ी हमारी शानदार हुआ करती है, मगर इसमें मोरल आपका हाई आपको नज़र आएगा। और वो जो चीज़ें सारी डिस्प्ले पर होंगी, आपको पता चलेगा कि यही वो चीजें नहीं। अपना मार्शल साहब, आप चाहते हैं मैं स्पेल आउट कर दूं, और ये सिर्फ परेड के लिए अंदर नहीं है, की दिल की बात स्पेल आउट कर दूं अगर आप चाहते हैं तो। ये परेड का मुआवजना कर दूं, फिर आपको पता चलेगा मेरे जहन में क्या है। मेरे ख्याल में पीएमए की जो पासिंग आउट परेड होती है ना, वो बेस्ट मैंने देखी हुई है, उससे अच्छी नहीं होती, और उसमें एनर्जी बड़ी होती है। तो कल की परेड सिर्फ परेड नहीं है, ये आपको पीएमए वाली परेड जो है ना उसको मैच करेगी, बल्कि उससे बेहतर भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी बहुत होगी इसमें। ये मैं कह रहा हूं। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एनर्जी होगी, और एनर्जी का ताल्लुक भी आपके मोरल से है ना जी। तो मोरल जो है वो तो हालिया वाकयात में जो कुछ आपने किया, 2 दिन के अंदर अंदर काया पलट गई। और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीदें थी, लोगों को उम्मीदें थी अपनी फ़ौज से, और उधर जो उम्मीदें थी वो खाक में मिल गई, इधर जो उम्मीदें थी अल्हम्दुलिल्लाह वो खुलकर सामने आ गई। तो इसलिए ये एनर्जी है, बिल्कुल मोरल हाई है। और हम वॉर प्रूवन माशाल्लाह जी वॉर प्रूवन हो चुके हैं। एयर मार्शल शाह लतीफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी आपका शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब आपका शुक्रिया। चलते चलते सिर्फ एक बात कहूँगा,
कि आप पाकिस्तान में जहाँ मर्जी हों, सुबह थोड़ी देर के लिए उठें, टेलीविज़न लगाएं, उस वक्त बेशक आप PTV लगाएं और पाकिस्तान डे परेड ज़रूर देखें और अपने जवानों को और अफसरों को खराज तहसीन पेश करना ना भूलें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।